हेलो फ्रेंड्स, सुरेश स्वदेशी है। आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सेंटेंस। तो हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की आवश्यकता क्यों होती है, सेंटेंस बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स क्या हैं, एटसेट्रा। सो लेट्स सी। At the beginning of the civilization, there was no language like the present form of language. Instead, early humans used symbols or signs to give or receive messages. कहने का अर्थ ये है कि जब मानव सभ्यता की स्टार्टिंग हुई या बिगिनिंग हुई, तब आज जैसी कोई भी भाषा देखने को नहीं थी। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इन भाषाओं की बात कर रहे हैं, लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई लैंग्वेज उस समय नहीं थी। वे लोग केवल संकेत, सिंबल और साइन का यूज करते हुए मैसेजेस रिसीव करते थे या मैसेज सेंड करते थे। धीरे धीरे करके स्लोली लैंग्वेजेस इवोल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय गुजरता गया, लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन होता गया, डेवलप होती गई। लेकिन उसका एक प्रोसीजर था कि ऐसे ही नहीं कोई भी लैंग्वेज बनी। इनका जो विकास हुआ, इनका जो इवोल्यूशन हुआ, वो एक प्रोसेस से हुआ। मीन्स सबसे पहले लेटर्स थे, छोटे छोटे लेटर्स का यूज हुआ जो कि सिंबल से ही निकल के आए। उन लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनाए गए, जो वर्ड्स का जिनका कोई मीनिंग निकलता था। फिर फ्रेजेज हुए और फाइनली सेंटेंसेस बने। सेंटेंसेस अस्तित्व में आ गए। ऑल दीज हैव मीनिंग्स ऑफ देयर ओन, हेंस दे आर कम्युनिकेटेड। इनका कोई ना कोई मीनिंग था। जो भी लेटर बना, वर्ड बना, फ्रेज बना या सेंटेंस बना, उनका कोई मीनिंग था। और वो मीनिंगफुल जो ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए, इसीलिए क्योंकि मीनिंग था, सामने वाले को समझाना था, सामने वाले को सुनना था, समझना था, इसीलिए इनको कम्युनिकेट किया गया, एक्सचेंज किया गया। इसी प्रोसेस से इंग्लिश लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ। द बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ए लेटर। अब हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक यूनिट क्या है, तो वो लेटर है। लेटर, हेंस दे आर 26 इन लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो लेटर्स बनाए गए तो हर लैंग्वेज में डिफरेंट है। हिंदी, संस्कृत, अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, वट एवर लैंग्वेज यू टॉक अबाउट, उनके सबके जो नंबर ऑफ लेटर्स है, वो जो स्टार्टिंग में जो साइन सिंबल्स यूज हो रहे थे वो लेटर्स में कन्वर्ट हुए। और वो लेटर्स का जो नंबर है वो सभी लैंग्वेजेस में डिफरेंट है। इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश में जानते हैं कि इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो रिटर्न इंग्लिश आती है वहां पर 26 लेटर्स आपको पढ़ाए जाते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्कूल। ये लेटर्स कौन से हैं, तो आपने जाने ही हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये 26 है नंबर में। इनका नंबर क्या है? 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स को भी फर्दर डिवीजन किया गया। इनमें से कुछ कॉन्सोनेंट माने गए, कुछ को वोवेल्स माना गया। तो कॉन्सोनेंट्स का नंबर जो है वो 21 है और वोवेल्स का नंबर है 5। अर्थात 26 का अगर डिवीजन किया जाए तो उनमें से 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा गया और 5 लेटर्स को वोवेल कहा गया। वोवेल कौन से हैं? A E I O U। रिमेनिंग जो हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आता है सेकंड, जो लेटर के बाद जो यूनिट बनाई गई वो थी वर्ड। वर्ड कैसे बना? तो a group of letters which has a meaning is called a word, or when letters are arranged in a meaningful sequence, it is called a word. For example, boys, kettle, orange, wind, school, etc. अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि जब लेटर्स को इस तरीके से अरेंज किया गया कि उनका कोई मीनिंग निकल के आया या उनको कोई मीनिंग दे दिया गया, तो उन्हें वर्ड्स कहा गया। वर्ड्स, जैसा कि हमने एग्जांपल दिया, ट्री, वर्ड, ऑरेंज, केटल, स्पीकर, कंप्यूटर, मोबाइल एटसेट्रा, ये सब भी वर्ड्स हैं और इनका कोई मीनिंग है, तभी हम इनका यूज कर रहे हैं। हम सामने वाले को सुना रहे हैं या सामने वाला हमें सुना रहा है। तो ये जो एक्सचेंजेस ऑफ दीज थिंग्स है, ये वर्ड्स हैं। वर्ड्स के बाद फ्रेजेस, फ्रेजेस वगैरह जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हेलो, तो ये मीनिंग लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ एक सेंटेंशियल मीनिंग होता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं होने की वजह से इन्हें फ्रेज बोला जाता है। तो वो फ्रेजेस सेकंड स्टेज था, नेक्स्ट स्टेज था। उसके बाद आता है सेंटेंस, जो कि किसी कंप्लीट मीनिंग को देने वाली चीज है। तो हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, देखते हैं। A sentence is a group of words that makes a complete sense or
A group of words that makes a complete sentence is called a sentence. सेंटेंस जो है वो एक वर्ड्स का ग्रुप है, एक मोर देन वन वर्ड उसमें रखे गए हैं, उनका एक मीनिंग निकल के आता है, उनका कोई कंप्लीट सेंस है, अपने आप में वो एक बात को कह देता है, तो इसीलिए उसे सेंटेंस कहा गया। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंटली हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। हैव वर्क यू योर फिनिश्ड, वर्क फिनिश्ड हैव यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। तो ये तीन टाइप के सेंटेंसेज है या तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि क्या इन तीनों जो ग्रुप्स हैं वर्ड्स के, सेम वर्ड्स हैं और सेम वर्ड्स के तीन ग्रुप बना दिए गए हैं। अब हमें चेक ये करना है कि क्या इन तीनों में कंप्लीट सेंस आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, अगर उसका कंप्लीट सेंस आ रहा है तो वो फिर सेंटेंस होगा। तो हमें यही देखना है। तो हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, हैव वर्क यू योर फिनिश्ड। तो इसको जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे रीड करने पर कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट सेंस लेस है, सेंस इसमें नहीं है। सेकंड, वर्क फिनिश्ड हैव यू। तो यहाँ पर वर्क फिनिश्ड कुछ बात समझ में तो आ रही है बट नॉट कंप्लीटली, तो मैं इसे भी सेंटेंस नहीं कह सकता। थर्ड सेंटेंस देखता हूँ, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। तुमने अपना काम खत्म कर दिया है। यस, यहाँ मुझे एक मीनिंग समझ में आ रहा है कि वो मेरा काम करने से संबंधित बात कह रहे हैं या काम जानने की बात कर रहे हैं, तो वो एक कंप्लीट सेंस आया, इसीलिए इसे सेंटेंस कहा गया। अब यहाँ वही बात समझाई गई है कि एग्जाम्पल 1 में कोई सेंस नहीं था, एग्जाम्पल 2 में कुछ सेंस था बट नॉट कंप्लीट सेंस, एग्जाम्पल 3 में एक कंप्लीट सेंस निकल के आया, इसीलिए एग्जाम्पल 3 को हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंसेस के, जैसे अमित इज ए गुड प्लेयर, रोमिल इज नॉट ए गुड टाइपिस्ट, व्हाई वर यू इन स्कूल यस्टरडे, व्हेन डू यू नॉट गो टू टेंपल, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज, लेट्स गो टू प्ले, आई डोंट वांट टू विजिट द मॉन्यूमेंट, वुड यू लाइक अ कॉफी। तो यहाँ पर इन सब सेंटेंसेस को जब हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इनमें कंप्लीट सेंस है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो भी यहाँ से हमें हमारे माइंड में क्वेश्चंस रेज कर रही हैं, वो भी देखते हैं। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो वो क्या क्या है। तो यहाँ एक बात तो निकल के आएगी, एक सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहली बात तो आएगी, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैनी वर्ड्स आर क्लब टुगेदर, वो उनको एक साथ क्लब कर दिया गया और ग्रुप बना दिया गया। सेकेंड थिंग, इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ग्रुप तो है बट वो ग्रुप एक कंप्लीट सेंस लेकर के आता है या कंप्लीट सेंस देता है, तब हम उसे सेंटेंस कहते हैं। थर्ड थिंग, a sentence always has a verb, either auxiliary or helping verb या फिर main verb और action verb, यानी उसमें एक verb जरूर होगी, वो चाहे helping verb हो या auxiliary verb हो या फिर वो main verb या action verb हो, तो इनमें से कोई ना कोई एक जरूर होगी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, विशेषता की बात करें, it begins with a capital letter and ends with a full stop or question mark or an exclamation mark। एक सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है तो उनकी एंडिंग भी डिफरेंट होती है, बट बिगिनिंग कैपिटल लेटर से होगी, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी है। अब बात करें कि सेंटेंस का कोई बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है या ऐसे ही उन वर्ड्स को ऐसे वैसे कहीं पर भी रख दो, तो नो, दैट हैज ए बेसिक और ए फिक्स्ड फॉर्मेट। उसका एक फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, वो देखते हैं। तो यहाँ हम बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, बिगिनिंग में होता है, वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आराध्या प्लीज विद टॉयज। एक और एग्जाम्पल हो सकता है, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और फिर मेन वर्ब भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये क्या, सोनिका डू नॉट प्ले विद टॉय। इसके अलावा भी सेंटेंसेस के पैटर्न हैं जो हम आगे काइंड्स में बात करेंगे, वहां उनकी बातें निकल के आएंगी। अब हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या सारे जो सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस एक ही टाइप का होता है, तो ऐसा नहीं है। सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं वन बाय वन।
देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की 5 काइंड्स कंसीडर की गई हैं। फर्स्ट, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला जो टाइप है, फर्स्ट जो टाइप है, वो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्ट करना, डिक्लेयर करना, कुछ कहना अपनी तरफ से, स्टेटमेंट भी बोल दिया जाता है इनको। तो अपनी तरफ से कोई बात बोल देना, उसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। इसको फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एंड सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी फर्दर डिवीजन किया जाता है, सिंगल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। फोर्थ जो टाइप है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड फिफ्थ टाइप इज ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं क्या टाइप्स हैं और इनका यूज क्या होता है। फर्स्ट हम बात कर रहे थे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो दीज सेंटेंसेस से और स्टेट समथिंग, ये कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप। ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं। दस sentences which simply say or state something are called assertive or declarative sentences। definition की बात करें तो सीधी सी बात है कि ऐसे sentences जो बिल्कुल कुछ कहते हैं, सिंपली कुछ कहते हैं और बताते हैं, उन्हें हम assertive या declarative sentences कहते हैं। ये sentences जैसा कि हमने अभी देखा था, ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेज एंड सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं वो देखते हैं। पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस असर्ट और स्टेट समथिंग इन पॉजिटिव मैनर। जब बात सकारात्मक तरीके से कही जाए, पॉजिटिव वे में कही जाए, तो उसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोमल इज एन इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। सिंपली आपने सकारात्मक बात बोली कि कोमल एक बुद्धिमान और सुंदर लड़की है। देवेश लव चॉकलेट, देवेश को चॉकलेट बहुत पसंद है। अकबर वॉज ए मुगल एम्परर, अकबर एक मुगल शासक था। बॉयज लाइक आउटडोर गेम्स, लड़कों को बाहरी गेम या बाह्य गेम जो खेले जाते हैं, आउटडोर गेम्स है, वो अच्छे लगते हैं। अशोका वॉज ए ग्रेट किंग ऑफ इंडिया, अशोक भारत का एक महान शासक था। तो यहाँ पर ये सब बातें केवल कही गई है और सब पॉजिटिव है, यहाँ कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिव सेंस नजर नहीं आता है। अफर्मेट जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का जो सेकंड टाइप है, नेगेटिव सेंटेंस, वो क्या होता है? These sentences assert or state something in negative sense। ये भी कुछ ना कुछ assert करते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, बट वो नेगेटिव सेंस में बताते हैं, उसका सेंस नेगेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा इज नॉट ए नोटी गर्ल, स्नेहा एक नोटी गर्ल नहीं है। देयर इज नो स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल में कोई स्टूडेंट नहीं है। He hardly goes to cinema, वो सिनेमा मुश्किल से ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए नोट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हार्डली वर्ड जो है वो नेगेटिव सेंस देता है, दैट्स व्हाई इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस। गर्ल्स डू नॉट लाइक आउटडोर गेम्स, लड़कियों को बाहरी गेम पसंद नहीं होते हैं। महाराणा प्रताप वॉज नॉट ए पपेट किंग, महाराणा प्रताप एक कठपुतली शासक नहीं थे। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फिर अगेन एक ही वर्ड है जहाँ सेल्डम वर्ड नेगेटिव सेंस देने वाला है, यहाँ नोट तो नजर नहीं आ रहा है बट नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम ये बात जान पाए कि अगर नोट हो, नो का यूज हो, या फिर किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज अगर किसी सेंटेंस में होता है और वो कोई असर्ट करता है, कोई बात स्टेट करता है, बताता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentences are those which express a command, order, a permission, a request, an advice, suggestion, etc. अर्थात ये है, इसका तात्पर्य ये है कि imperative sentences उन sentences को कहा जाता है जिनमें कोई command मीन्स आदेश, order मीन्स आदेश, कोई permission, request, advice या suggestion दिया गया हो, बताया गया हो, express किया गया हो, उन्हें हम imperative sentence कहते हैं। ये सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं।
देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि इनमें सब्जेक्ट को ओमिट कर दिया जाता है, सब्जेक्ट इनमें नहीं आता, जनरली ये मेन वर्ब से बिगिन होते हैं। एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी इनकी आती है। एग्जांपल्स देखें। गेट आउट, कम इन, लेट्स प्ले, डोंट टॉक इन क्लास, प्लीज ओपन द डोर, गो एंड सिट देयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फुल स्टॉप से एंड हो रहे हैं और सीधा मेन वर्ब से बिगिन कर रहे हैं। मेन वर्ब से बिगिन हो रहे हैं, एक्शन वर्ब से बिगिन हो रहे हैं। इनमें आप सब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं। इनमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस में तो है, बट वैसे जनरली अफर्मेटिव में नहीं नजर आ रही है। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब जो सेंटेंसेस थे इनमें कमांड, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा एक्सप्रेस की गई है। जैसे कि फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में आपको जो है कमांड नजर आती है, परमिशन सेकंड सेंटेंस में दिख रही है, और सजेशन जो है थर्ड में, और रिक्वेस्ट फोर्थ फिफ्थ सेंटेंस में नजर आती है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, कि ये सीधे किसी कमांड, ऑर्डर, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन को एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड, ये मेन वर्ब से ही बिगिन होते हैं, इनमें सब्जेक्ट को जनरली ओमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentence, interrogative sentence is third type of sentence is interrogative sentence. Interrogate means to ask something or to inquire something. तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या हो सकती है। Interrogative sentences are those sentences which are used to ask or inquire something, or sentences which ask questions are called interrogative sentences. यहाँ पर बात यह है कि जो sentences क्वेश्चन पूछने के लिए या कुछ जानने के लिए जिनका फ्रेम किया जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। या सीधे से कहें तो प्रश्न पूछे जाने वाले जो वाक्य हैं या सेंटेंस हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंसेस जो एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है, या साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क जिसे आप प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं, उससे इसका एंडिंग होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, yes or no answer type questions and सिंगल या इन्हें सिंगल इंटेरोगेटिव भी कह दिया जाता है, एंड WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस और डबल इंटेरोगेटिव भी इन्हें कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप जो है वो यस और नो टाइप क्वेश्चंस और सिंगल इंटेरोगेटिव्स। इसमें जनरली जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो यस और नो में ही आता है। इनका फ्रेमिंग इस तरीके से होता है कि इनके जो आंसर होते हैं वो यस और नो में आते हैं, इसलिए इनको यस और नो टाइप क्वेश्चंस भी कहा जाता है। एग्जांपल्स देखिए। आर यू कमिंग हियर, हैड यू फिनिश्ड योर मील्स, हैव यू प्रिपेयर्ड योर लंच बॉक्स, डू यू गो टू प्ले डेली, विल यू हेल्प मी इन माय होमवर्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहे हैं। इनमें सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रख दिया गया है और हेल्पिंग वर्ब को, या मैं कहूं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दी गई है, और ये सेंटेंसेस जो है वो सीधा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, और इनके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया जाता है। इनके आंसर्स हमेशा यस और नो में जाएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स, यहाँ थोड़ा सा लाइन में मिस्टेक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिगिन, ये क्वेश्चंस तो सीधे किससे बिगिन कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से, और इनके जो आंसर्स होंगे वो यस और नो से स्टार्ट होंगे, इसीलिए इन्हें यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। कैसे? आर यू कमिंग हियर, यस आई एम कमिंग, या फिर मैं आंसर दूंगा नो आई एम नॉट कमिंग। तो इनके जो आंसर्स होंगे वो यस और नो से बिगिन होंगे। क्वेश्चन सेंटेंसेस में जो सेकंड टाइप है उसे WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस या डबल इंटरोगेटिव्स कहा जाता है। तो इनमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो प्लेस की जाती है, उसके अलावा इनके साथ WH वर्ड का यूज भी किया जाता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड और WH वर्ड, ये किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होंगे या WH वर्ड से। WH वर्ड्स कौन कौन से हैं? when, what, which, why, whose, whom, where, how long, how distant, how far, so how many, how much, ये सारे के सारे WH वर्ड कहलाते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस बिगिन करेंगे ये WH वर्ड से करेंगे। एग्जांपल्स देखें।
Why are you coming here? When will you finish your breakfast? Who will prepare your lunchbox? When do you go to office? Why were you helping him in his homework? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि why, whom, why, when, तो ये हमेशा WH वर्ड से बिगिन होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कह रहे हैं वो सेकंड नंबर पर आ रही है, और उसके बाद सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट अगर कहीं है तो वो उसके बाद आता है, यानी सबसे पहले WH वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद जो है सब्जेक्ट दिखाई देगा अगर वो उस सेंटेंस में है तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, ऐसे जो क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और वो भी WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस होते हैं। फोर्थ टाइप जो हम देख रहे हैं वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? Sentences which express some strong feelings like surprise, sorrow, wonder, joy, etc. are called exclamatory sentences. ऐसे sentences जिनमें strong feelings होती हैं, for example surprise, sorrow, wonder, joy, etc. तो उन्हें exclamatory sentences कहा जाता है। हिंदी में इन्हें विस्मय बोधी वाक्य भी कहते हैं, जहाँ विस्मय सरप्राइज हो। How nice of you to have come, कितना अच्छा हुआ ना आप आ गए। किसी को अचानक हम देख करके ये हमारी फीलिंग होती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, कितना सुंदर घर है। तो ये इमोशंस फीलिंग्स हैं आपकी। वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, अलास ही इज नो मोर, हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो यहाँ सरप्राइज फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई हैं, और वो भी सडनली। तो ये जो फीलिंग्स है, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। All these sentences express some strong feelings like wonder, sorrow, जो हम देख ही चुके हैं, happiness, इनको express करते हैं। An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. Generally इनकी जो ending होती है वो exclamation mark से होती है, but कई बार जो है exclamation का sign वो जो exclamatory word होता है, जैसे wow, hurrah, alas, उनके बाद ही यूज हो जाता है, और लास्ट में सेंटेंस जो है फुल स्टॉप से या उनसे एंड होता है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से ये सेंटेंसेस मार्क किए जाते हैं या आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। Sentences which express blessings, curse, wish, etc. are called exclamatory sentences. ऐसे sentences जिनमें blessings हो, curse हो, अब curse मीन्स अभिशाप। कई बार हम किसी को अभिशाप देते हैं, कोसते हैं, तो हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, या किसी को विश करना हो, तो ऐसे जो सेंटेंसेज है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेज। फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, मे यू गो टू हेल, वुड दैट आई वर अ किंग, मे गॉड ब्लेस यू विद ग्रेट सक्सेस। तो ये जैसे है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको वो, जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ी में एक कहावत चलती है, दूधो नाओ पूतो फलो, यानी आप खूब संपन्न बनो, दूधो नहाओ, दूध से नहाओ, और पुतो फलो यानी आपके खूब सारे पुत्र हों। तो ये जो कहावत है, वैसे अब इंग्लिश में हम इसको कैसे कह सकते हैं? मे गॉड ब्लेस यू विद द सन और प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो विशेज हैं या ब्लेसिंग्स जब आशीर्वाद दिए जाते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज है। अभी हमारे यहाँ एक हिंदी बोलचाल में भाषा में कहा जाता है भाड़ में जाओ, तो व्हाट इज दिस भाड़? तो यहाँ पर ये कहते हैं मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो यहाँ इंग्लिश में अगर हम उससे ब्लेसिंग को या इस अभिशाप, नॉट ब्लेसिंग, इट इज अ कर्स, अभिशाप है, तो इसे हम कहेंगे मे यू गो टू हेल, वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता। तो ये विशेष हैं, भगवान आपको सफलता दे, लाइक दैट। तो ये सेंटेंसेस जो हैं जहाँ पर विश, ब्लेसिंग्स, कर्स एटसेट्रा एक्सप्रेस किए जाते हैं, इन्हें ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। ऑल दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स, कर्स, विश एटसेट्रा, और ये सब होता ही है। इसके अलावा ये सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। अब हम बात करें क्या सब्जेक्ट के पार्ट्स को हम कंप्लीटली सेंटेंस ही कहलाता है या उसका कहीं उसका भी डिवीजन होता है? यस, उसको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड कहाँ किया जाता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो कभी आपने सुना हो तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस को जनरली जो एक डिवीजन होता है वो दो पार्ट्स में होता है, सब्जेक्ट एंड
प्रेडिकेट। तो ये भी हम जान लेते हैं कि छोटी सी बात है, दो ये हायर क्लासेज में एक्सप्रेस की जाती, पर फिर भी समझ लेते हैं। Sentences can be divided into two parts, subject and predicate. एक part subject है, the other is predicate. सृष्टि is a good musician. तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, सृष्टि is a good musician. अब इस सेंटेंस में सृष्टि जो है वो तो सब्जेक्ट है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। सृष्टि इज द सब्जेक्ट बिकॉज ये सृष्टि के बारे में, सेंटेंस किसके बारे में, सब सृष्टि के बारे में है। डूअर यहाँ पर सृष्टि है, तो सृष्टि को बताने की वजह से वो सब्जेक्ट है। जो रिमेनिंग पार्ट है इज ए गुड म्यूजिशियन, वो प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है, बिकॉज ये सृष्टि के बारे में बता रहा है। ये जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है इसे प्रेडिकेट कहा गया है। सब्जेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस किसके बारे में है, ये जो बताने वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, और सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चीता रन्स वेरी फास्ट, सेंटेंस है उसमें चीता सब्जेक्ट है, रन्स वेरी फास्ट प्रेडिकेट। द काइट्स फ्लू अवे, तो यहाँ पर काइट, द काइट सब्जेक्ट है, फ्लू अवे प्रेडिकेट है। द टू सेंट्स वर स्केयर्ड, तो यहाँ टू सेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, वर स्केयर्ड प्रेडिकेट है। बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड सब्जेक्ट, फ्लाई प्रेडिकेट। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर बॉयज जो हैं वो सब्जेक्ट है, और आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड इज प्रेडिकेट पार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं, as we can see the subject and predicate can be made up of one word as in example 4. यहाँ पर सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसा birds, चीता, यहाँ आप देख रहे हैं, और more than two words या one word, जैसा कि आप एग्जांपल्स यहाँ पर देख रहे हैं, the kites, the two saints, the boys। तो ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये हमें माइंड में रखना है, हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट क्या होता है। क्या हमेशा सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है, या वो सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में ही होगा, प्रेडिकेट हमेशा एंड में ही आएगा? ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में हो सकते हैं, तो उनका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि इनकी पोजीशनिंग क्या होती है या इनकी प्लेसमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट जो होते हैं उनमें जनरली सब्जेक्ट जो है वो पहले ही आता है प्रेडिकेट से, यानी बिगिनिंग में ही होता है, बट कई बार हमें कुछ चीज पे दबाव डालने के लिए उसको प्रेडिकेट पहले कर दिया जाता है, सब्जेक्ट बाद में कर दिया जाता है। हम ऊपर जितने एग्जांपल्स देख के आए उनमें सब में सब्जेक्ट पहले था, प्रेडिकेट बाद में। अब हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इन दैट हाउस लिव्ड प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है लेकिन ये लास्ट में आ रहा है, और इन दैट हाउस लिव्ड प्रेडिकेट पार्ट है जो कि बिगिनिंग में दिखाई दे रहा है। सेकेंड थिंग, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट कम्स आफ्टर ए हेल्पिंग वर्ब और रूट वर्ड। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब भी मोर देन वन वर्ड हो सकती है, जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वुड हैव बीन, तो वो मोर देन वन वर्ड भी होती हैं, लेकिन उसमें जो रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, अब हम बात यही कर रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ आएगा, तो सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, या मैं कहूँ कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पहले चर्चा करी। तो यहाँ पर सब हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ रही है, क्या पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जैसा कि मैंने कहा विल हैव बीन, नहीं, केवल उसका जो रूट वर्ड होता है वो सब्जेक्ट से पहले होता है, बाकी पार्ट वैसे के वैसा चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू द स्कूल, वाई आर वी रनिंग आफ्टर ए कार, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आर हेल्पिंग वर्ब है वो यू से पहले आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में वो सेकंड नंबर पे प्लेस हो जाता है। WH वर्ड वाले में ये सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं थर्ड नंबर पे प्लेसमेंट हो रहा है, यानी सबसे पहले WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं। तो यहाँ ये प्लेसमेंट इंटेरोगेटिव में इस तरीके से होता है। हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो मेंशन ही नहीं होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अवॉइड कर दिया जाता है, एमिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ऊपर भी देखे और देख लेते हैं, गो टू टेम्पल,
तो सीधा स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, मेन वर्ब से बिगिन कर रहा है, गो टू टेम्पल। गेट अप एंड गो टू योर मदर, तो यहाँ पर गेट अप इज ए वर्ब, मेन वर्ब, तो यहाँ ये सीधे मेन वर्ब से, मीन्स वी आर नॉट एबल टू सी द सब्जेक्ट हियर। तो यहाँ सब्जेक्ट वैसे देखा जाए तो क्या हो सकता था, तो वो यू गो टू टेम्पल, यू गेट अप एंड गो टू योर मदर, ये सेंटेंस इस टाइप से होता। लेकिन चूंकि इनको इम्प्लाइड मान लिया जाता है, अंडरस्टूड मान लिया जाता है कि यू ही सब्जेक्ट है, स्पीकर और लिसनर दोनों को पता होता है कि यहाँ सब्जेक्ट यू है, इसलिए इन्हें हटा दिया जाता है, इनका यूज नहीं होता है और सीधा हम सेंटेंस को मेन वर्ब से बिगिन कर देते हैं। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का प्लेसमेंट होता है, यानी आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेज में प्रेडिकेट पार्ट ही दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेंटेंसेस के बारे में। काफी अच्छी जानकारी थी, जानने की कोशिश कीजिए, देखते रहिए ज्ञान के लिए ज्ञानालय।